हेलो गाइस, आप सभी को जय हिंद एंड वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल एकेडमिक डिस्कशन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि नेट जेआरएफ का सिलेबस मैं आप लोगों को कवर करके दूंगा। तो उसमें सबसे पहले अपन इनकम टैक्स को कवर कर रहे हैं। तो आज इनकम टैक्स में भी फर्स्ट चैप्टर जैसे उसमें बेसिक कंसेप्ट था उसको कवर करेंगे। तो जो मैट का मैं यूज कर रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हो, वो मैट मैं लेके चल रहा हूँ आईसीआई का, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की इंटरमीडिएट जो कि आईपीसीसी लेवल का होता है उसमें जो वो उनका सिलेबस है टैक्स उससे कवर कर रहा हूँ बिकॉज़ वो अपडेटेड रहता है। तो आप लोगों को भी नेट में अपडेटेड क्वेश्चंस ही आएंगे, तो इसलिए इससे कवर करने पे आपको बेनिफिट रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक कंसेप्ट। तो इसमें अपन क्या करना है और चैप्टर का ओवरव्यू इस पे आते हैं। तो देखो, चैप्टर ओवरव्यू इसमें क्या रहता है, अपन सबसे पहले देख रहे हैं कि अपन चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉज, जो इनकम टैक्स लॉ होता है उसमें किस किस क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसको अपन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले रहेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब जो लॉ बना रहता है, पूरा लॉ बड़ा होता है कि एक्ट बड़ा होता है, सबसे पहले अपन को ये समझना होगा। तो मैं बताऊं, लॉ जो रहता है वो बड़ा होता है एक्ट से। तो एक्ट के अंतर्गत मतलब लॉ के अंदर एक्ट आ जाता है। तो लॉ बड़ा होता है, एक्ट उससे छोटा होता है। तो अपन को क्या रहता है, कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ, लॉ के क्या क्या कंपोनेंट हैं वो देखना है। तो उसमें होते हैं सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है, 1961 में आया था, तो इसलिए इसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। एनुअल फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स पढ़ने रहते हैं, सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस एंड लीगल डिसीजन। अब लॉ क्या होता है, जो एक बार लिखा जाता है, ठीक है, उसको पास कराया जाता है, फिर उसका एक्ट बनता है। उसके बाद एनुअल फाइनेंस एक्ट होते हैं जो कि ईयरली बेसिस पे आते रहते हैं, ठीक, जो भी अपडेट होता रहता है। और रूल्स जो है वो गवर्नमेंट रूल भी प्रिस्क्राइब करती है, तो अपन को उसको भी पढ़ना होता है और उसको अप्लाई करना होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। और सर्कुलर नेट नोटिफिकेशन, जो कि जैसे कि बहुत इंस्टेंटली अपन को कोई चीज़ को परिवर्तन कराना होता है गवर्नमेंट को, तो उसके लिए वो नोटिफिकेशन के थ्रू वो आपको वो बोल देगी। तो कोई भी जैसे कि एक्सपेंस को डिसअलाउ करना है, कोई एक्सपेंस को अलाउ करना है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, तो वो नोटिफिकेशन लेके आएगी या सर्कुलर लेके आएगी, जिससे कि जैसे ही सर्कुलर या नोटिफिकेशन है उसके बाद से वो वाली चीज़ जो कि नोटिफिकेशन सर्कुलर में आई थी वो एप्लीकेबल हो जाए। तो जैसे कि जल्दी के लिए कुछ चीज़ लानी होती है तो उसके लिए सर्कुलर नोटिफिकेशन के थ्रू ले आते हैं, ठीक है, और फिर वो बाद में रूल्स बन जाते हैं और फिर वो एक्ट का पार्ट भी हो जाता है, ठीक। लीगल डिसीजन लास्ट है, तो लीगल डिसीजन को भी अपन को पढ़ना होगा। लीगल डिसीजन का मतलब समझ रहे हो कि कभी कभी क्या रहता है कि कोई चीज़ लॉ में नहीं दी रहती है या उसके लिए लॉ नहीं बन पाता, ना वो एक्ट में आया है, ना उसके लिए कोई नोटिफिकेशन इशू की है, ना सर्कुलर है, ना रूल्स हैं। तो उस केस में क्या होता है कि ऐसा कोई केस बनता है जो कोर्ट तक चला जाता है। तो कोर्ट में फिर उसको कोर्ट के जो डिसीज़न होते हैं, जजमेंट होते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लीगल डिसीजंस, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना जो कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ रहता है, लॉ इस प्रकार से बना होता है जिसमें एक्ट होता है, ठीक, और रूल्स होते हैं, सर्कुलर नोटिफिकेशन होते हैं और लीगल डिसीजंस होते हैं जो कि कोर्ट द्वारा दिए जाते हैं। तो अब इसके बाद अपन को सेकंड देखिए, बेसिक कंसेप्ट का सेकंड स्टेप फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। टोटल इनकम को कंप्यूट करना है, ठीक। इसमें सेकंड स्टेप क्या है, मतलब स्टेप्स बताने अपन को कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम को कैसे कंप्यूट करेंगे। तो उसके अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना रहेगा। सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, कि सबसे पहले डिटरमाइन करना होगा रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब कि जो एसएससी है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। इनकम टैक्स में स्टेटस के अकॉर्डिंग ही टैक्स रेट्स एप्लीकेबल होते हैं एसएससी के ऊपर। एसएससी का मतलब जिसको टैक्स पे करना है, जिसके पर इनकम टैक्स एप्लीकेबल है, ठीक। तो डिटर्मिनेशन
ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस कौन सा हो सकता है? आप इंडियन सिटीज़न तो हो, लेकिन इंडियन में नॉन रेसिडेंशियल भी हो सकते हो, रेसिडेंशियल भी हो सकते हो, ठीक। एनआर वगैरह अपन बोलते हैं, तो वो इसमें पढ़ेंगे अपन। और सेकंड क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम्स अंडर डिफरेंट हेड्स। अब क्या रहता है? सबसे पहले डिसाइड, इसमें चैप्टर पहला रहता है रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक। लेकिन सेकंड चैप्टर क्या रहता है कि आप की इनकम के हेड्स के अकॉर्डिंग, कि आप जो इनकम ईयर में कमाते हो उनको हेड्स में क्लासिफाइड किया गया है। तो गवर्नमेंट ने 5 हेड्स बता के रखे हुए इनकम टैक्स में। 5 हेड्स की बेस पे, मतलब 5 हेड्स में ही आप इनकम कमा पाओगे। 5 हेड्स मतलब जो आपकी इनकम आप कमाते हो वो इन 5 हेड्स में किसी में भी फॉल कर सकती है, ठीक। तो टोटल इनकम आपकी निकाली जाएगी जो कि पाँचों हेड्स का टोटल होगा। अब 5 हेड कौन कौन से रहते हैं? तो एक तो रहता है सबसे पहले सैलरी। सैलरी से इनकम का मतलब आप समझ सकते हो कि कहीं आप एम्प्लॉयर का आपका संबंध है। जैसे एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर, जहाँ आप काम कर रहे हो तो आप एम्प्लॉई हो, जिसके यहाँ काम कर रहे हो वो एम्प्लॉयर है, ठीक। तो इस बेसिस पे आपको जो इनकम मिलती है इसको बोलते हैं सैलरी, ठीक। तो सबसे पहला हेड रहता है 5 हेड में, पहला हेड है सैलरी। फिर सेकंड हेड रहता है आपका हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ठीक। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपकी सेकंड हैंड में आ जाएगी। तो हाउस प्रॉपर्टी, जैसे कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट पे चढ़ा के रखा हुआ है, जिससे आपको रेंट आ रहा है, तो वो जो रेंटल इनकम जो आपकी हुई, तो वो इस हेड में कवर की जाएगी। तो 2 हेड हो गया, पहले सैलरी था, फिर आपका हो गया हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। तो सेकंड हेड वो हो गया जिसमें प्रॉपर्टी की रेंटल आएगा आपको, ठीक। और थर्ड हेड रहेगा आपका पीजीबीपी। पीजीबीपी का मतलब होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो गेन हो रहा है, ठीक। बिजनेस प्रोफेशन गेन, पीजीबीपी, बिजनेस गेन प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये होता है पीजीबीपी का फुल फॉर्म, ठीक। तो थर्ड हेड हो गया पीजीबीपी। एंड फोर्थ हेड आपका आएगा कैपिटल गेंस। कैपिटल गेंस से इनकम आपको हो रही है तो फोर्थ हेड में कवर होगा। अब कैपिटल गेन में आपके दो होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जैसे कि आपने कोई शेयर खरीदे और उसको विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में सेल भी कर दिया, तो उस दौरान जो आपने सेल किया वो एक लिमिट से, जैसे 1 ईयर के अंदर ही अंदर आपने सेल कर दिया, तो इससे जो इनकम आपको जनरेट होगी या जो गेन होगा उसको अपन बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और 1 साल के बाद आप बेच रहे हो या काफ़ी टाइम से रखे हुए शेयर को बाद में बेचा आपने, तो इसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैसे डिसाइड होगा? 1 ईयर और उससे मोर, ठीक। तो अगर आपको 1 साल से ज़्यादा हो गया किसी शेयर को रखे हुए, तो उस पर अगर आपको कोई गेन्स अराइज हो रहा है या लॉस अराइज हो रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ठीक। तो ये हो गया फोर्थ हेड। एक फिफ्थ हेड भी है जो कि ये रहता है अपना अदर इनकम। इसको क्या बोलते हैं? अदर इनकम। सो अदर इनकम्स में कौन कौन से आ जाएंगे आपके अदर इनकम में? जैसे कि जो पांचों हेड में नहीं आएगी, मतलब चारों हेड में नहीं आएगी, जो कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन, इन 4 हेड में जो नहीं आएगी वो 5 हेड, फिफ्थ हेड में जाएगी, अदर सोर्स इनकम, ठीक। जिसका नाम ही क्या है? अदर इनकम, मतलब अदर सोर्स इनकम, जो इन 4 सोर्स से नहीं है, 5वां सोर्स है उसका। तो अदर सोर्स इनकम में कौन कौन सी आ सकती है उसके एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, बाकी सब तो आते ही हैं। तो अदर सोर्स का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि सट्टा। अगर आप जानते हो सट्टा, जो कि बेट वगैरह लगाते हैं तो उससे कोई इनकम होती है, तो वो इस हेड में आती है। और सबसे पॉपुलर सट्टा का रहता है जिससे सबसे ज़्यादा इनकम होती है, वो है अपना, जो कि लीगल भी है, हॉर्स रेसिंग, ठीक। तो एक प्रकार का सट्टा ही है, और लेकिन जो कि गवर्नमेंट द्वारा लीगल किया गया है, तो इससे जो भी इनकम होती है वो अदर सोर्स की इनकम में कवर होती है। और नॉर्मली देखा जाए तो
हर एक व्यक्ति की अदर सोर्स की इनकम में एक चीज़ आती है, वो होती है इंटरेस्ट ऑफ सेविंग अकाउंट से, इंटरेस्ट ऑफ का जो भी आपकी सेविंग्स हैं या जो कि आपकी एफडीज़ वगैरह है, तो उनका इंटरेस्ट जो मिलता है आपको, वो किस में जाता है, वो अदर सोर्स की इनकम में ही कवर किया जाता है। तो बैंक में अगर आपका कोई भी बैंक से इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है आपको, तो इस हेड में कवर किया जाएगा। तो ऐसे करके आपने जितनी भी ईयरली 1 ईयर में जितना भी आपने कमाया होगा, तो वो इन 5 हेड्स में ही क्लासिफाइड किया जाएगा। ठीक, तो इसको अपन कवर करेंगे। तो एक एक करके पूरे हेड, अगर पांचों हेड के आपने सीख ली कैसे इनकम कंप्यूट करना है, उसके बाद आपको फाइनल एक टैक्स रेट लगा के टैक्स निकाल देना होता है, क्योंकि जो कि इनकम टैक्स निकलता है टैक्सेबल इनकम पे, और टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की जाती है इन पांचों हेड्स के कंबाइंड करके। उसमें से अपन कमा घटा देते हैं डिडक्शंस वगैरह, जो कि आपको मिलती हैं 80C से लेकर 80G तक की डिडक्शंस रहती हैं। कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने डोनेट वगैरह किया हुआ है, तो उसके बेस पे आपको डिडक्शन मिल जाती है, जो कि आपकी इनकम उतने से कम कर दी जाती है। तो अगर आपकी इनकम कम होगी तो आपको इनकम टैक्स कम देना होगा। ठीक। हाँ, अब अपन देख रहे थे इसका थर्ड पॉइंट, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। तो ये पढ़ेंगे एक एक करके, हर एक हेड में कैसे कंप्यूट करनी होती है। फिर एक और पॉइंट रहता है क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस माइनर चाइल्ड ईटीसी। अब क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या हुआ कि आपकी इनकम में भी किसी और की इनकम भी ऐड कर दी जाएगी, जिससे कि आपकी इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी। अब किसकी ऐड की जाएगी, तो आपकी स्पाउस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि अगर आप हस्बैंड हो तो आपकी वाइफ की इनकम आप में ऐड की जाएगी, अगर आप वाइफ हो तो आपके हस्बैंड की इनकम। तो वो अगर आप उसमें कवर नहीं होते हो, ठीक है, एक दूसरे की उसमें ऐड कर दी जाएगी कुछ कारण की वजह से, जो अपन उसी समय देखेंगे। और माइनर चाइल्ड की इनकम भी ऐड की जाती है। माइनर चाइल्ड की इनकम जिसकी भी माता की या पिता की जिसकी भी इनकम सबसे ज़्यादा होती है, उसकी इनकम में ऐड कर दी जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। ठीक, तो हेड्स की इनकम कवर करने के बाद, क्लबिंग करने के बाद अपन क्या करते हैं, सेट ऑफ करते हैं एंड कैरी फॉरवर्ड। कहने का मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पिछले साल का लॉस भी आपको सेट ऑफ करना होता है, कि लास्ट ईयर में आपका कोई लॉस आया था जिस पे आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, बट वो लॉस जो था बिज़नेस से था आपका। ठीक, तो हमेशा ऐसा ही नहीं होता है कि इनकम होने पर ही टैक्स पे करना होता है। अगर लॉस हो रहा है तो उसको भी एडजस्ट करने देते हैं इनकम टैक्स वाले। तो नेक्स्ट ईयर में अगर आपको इनकम हुई और लास्ट ईयर का कोई आपका लॉस है, तो पहले उस इनकम में से वो लास्ट ईयर का लॉस डिडक्ट होगा, तो उससे आपकी इनकम कम होगी, उसके बाद आपको उस पर इनकम टैक्स भी करना होगा जो कि रिमेनिंग बचेगा। ठीक, तो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। तो कैरी फॉरवर्ड का मतलब बताइए आपको, अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा वो लॉस। ठीक, तो कितने साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, इसके भी रूल्स हैं। तो कुछ मैक्सिमम 8 ईयर तक आप कैरी फॉरवर्ड कर पाते हो। कुछ चीज़ें जैसे डेप्रिशिएशंस वगैरह हुआ या बिज़नेस का लॉस हुआ, तो वो एंड सेट ऑफ लॉसेस, और जो कि लॉस हुआ उसको भी कितना कितना कब कब लॉस अपन सेट ऑफ कर पाएंगे, ये इसमें पढ़ेंगे। ठीक, और नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। तो फाइनली जब इस सब को करने के बाद इन सब का टोटल करते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। ठीक, डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन भी क्लेम करनी होती है। डिडक्शन अभी मैंने आपको बताया था 80C से 80G तक की डिडक्शंस रहती हैं। तो वो जिसमें आपने इन्वेस्ट वगैरह किया होगा या कुछ भी किया होता है, 80C से 80G तक की जितनी भी कोई स्कीम्स वगैरह आती हैं, उसमें आपने पैसे लगा के रखे हुए हैं, डोनेट करके रखा हुआ है, तो आप इससे क्लेम कर पाओगे। तो इससे आपकी इनकम और कम हो जाएगी, जिससे टैक्स कम लगेगा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इसको अपन पढ़ना रहेगा, ये लास्ट ही है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जो कि इस सबसे डिडक्ट करने के बाद कंप्यूट करेंगे टोटल इनकम कितनी। बेसिकली इसका सबका सम ही लगा देंगे, है ना, जोड़ लगा देंगे, सबका टोटल कर देंगे, टोटल इनकम निकल आएगी। और फिर इस जो इनकम निकलेगी उस पर टैक्स लायबिलिटी देखेंगे कि एसएससी को कितना टैक्स पे करना है। तो टैक्स लायबिलिटी और उसके भी वो क्या कहते हैं, स्लैब रेट रहते हैं, जिसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि इनकम आपकी कौन सी स्लैब रेट में फॉल कर रही है। उसके बाद उस रेट को लेके आप अपनी इनकम पे अप्लाई कर दोगे तो आपका टैक्स निकल आएगा।
जो कि आपको पे करना होगा, ठीक। और फिर थर्ड देखो, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, इसमें अपन क्या कवर करेंगे, असेसी क्या होता है, ठीक है, असेसमेंट ईयर्स क्या होते हैं, पर्सन कौन होता है, इनकम क्या होती है, इंडिया क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, और मैक्सिमम मार्जिनल रेट एंड एवरेज रेट, ये सारी चीज़ें अपन कवर करेंगे। बेसिक ऑफ चार्जेस एंड रेट्स ऑफ टैक्सेस, तो बेसिस ऑफ चार्ज, किस चार्ज के बेसिस, चार्ज का बेसिस क्या है, एंड रेट्स ऑफ टैक्स के क्या रेट हैं, इसको चार्ज ऑफ इनकम टैक्स एंड रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो अभी ओवरव्यू था ये, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके अपन इन चीज़ों को देखेंगे कि सबसे पहले अपन यही उठाएंगे कि पांचों हेड्स में से फर्स्ट सैलरी को कवर करेंगे, ठीक है। तो ये थी आपके लिए वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो ठीक है, वैसे मैं बोलता नहीं, सॉरी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड जय हिंद।